स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं दीपिका कुमारी। आज मैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 को कैसे क्रैक करें, कैसे जेआरएफ करें, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसके माध्यम से आप आराम से अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आ जाती है कि दिसंबर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी हमारा चल रहा है सितंबर भी लास्ट ही है। अब अक्टूबर नवंबर बस 2 महीने हमारे पास बाकी है और दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही होंगे। तो उसे हम लोग कैसे क्वालिफाई करें, कैसे जेआरएफ करें। तो जैसे कि जून वाला जो री एग्ज़ाम है वो अभी अगस्त सितंबर तक चल रहा था। तो इसमें क्या हुआ, बेनिफिट हुए, दो बेनिफिट हुए। पहला तो ये कि आप लोगों ने एक जून वाला एग्जाम दिया जिसमें आप लोगों को अपना पता चल गया, खुद मूल्यांकन कर पाए कि हाँ मुझे किस किस टॉपिक में दिक्कत है, मुझे कौन कौन सा कवर करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने पुनः पढ़ना प्रारंभ किया और उसके वजह से आप लोग अगस्त सितंबर में जो एग्जाम दिए तो वहां पे आप लोगों का जो टॉपिक्स अधूरा रह गया था उसे आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब जब आंसर की भी रिलीज हो चुकी है तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप लोग नेट वाले रेंज में हैं या जेआरएफ वाले रेंज में, क्योंकि आंसर की रिलीज होने के बाद हमें इतना अंदाजा लग जाता है कि हमारा नेट होगा कि जेआरएफ होगा। कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 2-4 नंबर का आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी हम पता कर लेते हैं कि हाँ मेरा नेट हो जाएगा या मेरा जेआरएफ हो जाएगा। अब कुछ दिन में, 1-2 दिन में तो मुझे लगता है रिजल्ट भी आ जाने वाला है। तो यही मैं कहूँगी कि आप लोगों का डबल फ़ायदा हो गया। पहला तो आप लोगों का पहला रिवीजन हुआ, मतलब पहला जब आप लोगों ने प्रिपरेशन किया, जून का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता चल गया कि हाँ मेरा यहाँ पे ये दिक्कत था, मैं इसमें कमज़ोर, मेरा ये कमज़ोर पार्ट है, तो उसे आप लोगों ने अच्छा कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और फिर दूसरे बार जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो आप लोग श्योर हो गए होंगे आंसर के आने के बाद कि आपका नेट हो गया होगा कि जेआरएफ हो गया होगा। तो अब जो लोग दोनों ही रेंज में नहीं आ रहे या फिर जिनका नेट हो गया सिर्फ, या फिर जिनका नहीं हुआ है, वो लोग के लिए मैं कुछ बताती हूँ कि अगर आप लोग दिसंबर 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग का जो प्रिपरेशन हो चुका है, आप लोगों ने श्योर है कि शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, सारे यूनिट्स के नहीं बनाए होंगे लेकिन कुछ यूनिट्स के तो आप लोगों ने ज़रूरी बनाए होंगे। तो उनको वापस से पढ़ना शुरू कीजिए और जो यूनिट आपका कमज़ोर है, जिससे आपको दिक्कत हो रही है, उस यूनिट के बारे में बैक टू बैक पढ़िए, बार बार उसके बारे में पढ़िए, उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस कैसे एनटीए पूछ रहा है ना। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उससे रिलेटेड एनटीए टॉपिक किस तरीके से पूछ रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। अगर आप एनटीए का पैटर्न समझ जाएंगे ना तो आपका वो टॉपिक भी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो उसे पूरा पढ़ना है। आप पहले ये देखिए कि एनटीए ने इस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, फिर आप उस तरीके से उसको पढ़िए, तो वैसे आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा और जो यूनिट दिक्कत हो रहा है उसके लिए आपको पहले एनटीए का क्वेश्चन देखना है कि वो किस तरीके से पूछ रहे हैं, देन आपको उस पर काम करना है। सेकेंड चीज़ आती है कि दिक्कत हो जाता है कि हम पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पाते हैं लास्ट मोमेंट में, और कभी कभी ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड मतलब कि कभी कभी सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तभी हमें बहुत रिग्रेट होता है, हमें बहुत बुरा लगता है कि काश मैंने वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया होता। तो उसके लिए है कि अभी आपके पास 2.5 महीने हैं, अभी आपको वापस से फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जो टॉपिक आपको लगे कि जो यूनिट लगे कि आपका वीक है उस पे लग जाइए। बस अभी यही आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपको टॉपिक लगे कि हाँ मेरा ये वीक है, पीवाईक्यूज करते वक्त या फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको लगे कि जो टॉपिक मेरा वीक है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और पीवाईक्यू रोज बनाइए, रोज 2 सेट एटलीस्ट कीजिए टाइमर के साथ। अगर आप टाइमर के साथ करते हैं ना तो आपका जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो एग्जाम में काम आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा वहीं धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण नंबर क्वेश्चन बहुत छूट जाते हैं। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट अगर आप खुद घर से ही शुरू कर दे, आप अगर पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर रहे हैं तो टाइमर लगा लीजिए कि मुझे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके लिए आसान हो जाएगा, घर से ही आपका प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। और जैसे ही वहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास 60 मिनट्स ऊपर कंप्यूटर पे लिखा आता है, तुरंत स्विफ्ट कर जाइए पेपर 1 पे, कि पेपर 1 अपना कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से।
तो इस तरीके से हम लोग जो होता है स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मैंने तो खुद इसी तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाया था और मैं इसी तरीके से की और मेरा टाइम बच गया था, घटा नहीं था। 1-2 मिनट बच ही गया था लेकिन घटा नहीं था। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। पहला तो आपको शॉर्ट नोट्स पे अपने काम करने हैं। दूसरा आपको अपना जो पीवाईक्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पे फ़ोकस करना है। और तीसरा अपना टाइम मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप घर से ही प्रिपरेशन शुरू कीजिए उसी तरीके से, या फिर आपने कहीं पे पीवाईक्यू सीरीज़ वगैरह ले रखा है तो उनमें तो टाइमर ऑटोमेटिकली दिया ही रहता है, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका प्रिपरेशन है और आप बस नेट के करीब हैं या फिर नेट हो गया जेआरएफ के करीब है, तब दुःख तो बहुत होता है। और कुछ दिन में तो 1-2 दिन में मुझे लगता है रिज़ल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। मे बी आज ही हो जाए, जिस दिन मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है उसी दिन पब्लिश्ड हो जाए। तो अब वैसे भी आंसर के आने के बाद सबको पता चल जाता है कि मेरा नेट हो रहा है या जेआरएफ हो रहा है। तो मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रही थी। और जो बिगिनर्स हैं, जो अभी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी नेट के बारे में जान रहे हैं, अगर वो भी दिसंबर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल दीजिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं भी किए हैं तो आप लोग बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ किस तरीके से है। और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जो बिगिनर्स हैं उनको, तो मैं उनको ये कहूँगी कि मान लीजिए मैं हिंदी साहित्य की हूँ और आप भी हिंदी साहित्य के हैं, तो मैं उस तरीके से आपको समझाती हूँ। हमारे हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है। 5 यूनिट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और 5 यूनिट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो वो 5 यूनिट जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं वो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक। जो यूनिट है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होता है, सभी को दिक्कत होता है। और जो यूनिट 5 से लेके 10 तक है वो ऐसे यूनिट है जहाँ से 60% क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि 5 से लेके 10 तक के यूनिट जो है वो बहुत आसान है और एनटीए उससे बहुत सरलता से प्रश्न कभी-कभी, मतलब उसका प्रश्न पूछने का जो तरीका है ना एनटीए का यूनिट 5 से लेके 10 तक का, वो बहुत अच्छा है। और अगर उस तरीके से आप अपना तैयारी करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका 60% क्वेश्चन उधर से सही हो जाएंगे। और रहता है पैसेज में भी आप दो पैसेज होते हैं, 2 पैसेज में आप नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आराम से आपका 10 क्वेश्चन सही हो सकता है, बहुत टफ नहीं होता है पैसेज। कभी कभी टफ भी आता है लेकिन फिलहाल तो टफ नहीं देख रही मैं ऐसा। तो क्या कीजिए, 5 से लेकर 10 तक के यूनिट को पहले कवर करना शुरू कीजिए। जो बिगिनर्स है मैं उनकी बातें कर रही हूँ, तो उनका क्या होगा ना, एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब पहला बार हम लोग एग्जाम देते हैं 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि क्या है मेरे से नहीं होगा, ये होगा, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ यूनिट 5 से लेकर 10 अगर आप लोग पहले पढ़ लेते हैं, जैसे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पाते परिचय है, फिर संबंध है एक दूसरे पात्रों के बीच का संबंध हो गया, कुछ कथन हो गया, इस तरीके से है। उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं दिसंबर वाले में तो 60% क्वेश्चन आपके वैसे ही सही हो जाने हैं ना। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 60% क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाने उधर। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि 60% क्वेश्चन मेरे सही हो गए, मतलब कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मिला के जब आपके 60% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको ऐसा अंदर से लगेगा हाँ कि मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाएगा नेट। तो बस इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स है तो आप लोगों को पहले तो सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा। तो सिलेबस कवर करने के लिए वही है एक ऑप्शन कि आप लोगों को पहले अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। उसके बाद साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो पीवाईक्यूज भी साथ ही साथ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रही है। तो उसके लिए पीवाईक्यूज ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। और ज़्यादा लोड लेके दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो लोग अपेयरिंग में है, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोड लेके एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और रही बात जो लोग अपना आंसर की देख चुके हैं, जिनको पता चल चुका है कि मेरा नेट होगा या जेआरएफ होगा, तो वो लोग अपना उसी तरीके से प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों का 2 महीने के अंदर ही एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रुकने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नेट क्लियर होने के बाद जब आपको 6 महीने एग्जैक्टली 6 महीने वेट करना पड़ता है ना, तो आपको लगता है मेरे दिमाग से सब कुछ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट है, आप लोगों का तुरंत एग्जाम होगा, तो इसके लिए
आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है। जिनका नेट हो चुका है वो जेआरएफ के लिए लग जाइए, और जिनका जेआरएफ हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मेरी वीडियो शायद मे भी रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, और क्या पता मैं जिस दिन वीडियो अपलोड करूँ उसी दिन रिजल्ट आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग इतना तो श्योर होंगे ही कि मेरा नेट है कि जेआरएफ है, बस उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जारी रखिए। और बस इतना ही कहूँगी। 3 टिप्स है, उसे हमेशा याद रखिए। पहला, शॉर्ट नोट्स, या फिर आपने जिस तरीके से नोट्स बुक्स पे ही लिखा हो तो वो भी सही है। और दूसरा, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। यही 3 चीज़ है जो आपको 0 से जेआरएफ करवाएगी। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है। बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।